नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की, एक ही आवाज आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आज आपको साल के सबसे बड़े संकट के बारे में बताना चाहता हूं। साल के आखिर में आज मैं आपको रूस यूक्रेन युद्ध का अपडेट देना चाहता हूं। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पूरी दुनिया परेशान है। कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था को बुरा हाल हुआ है। जैसे ही दुनिया की अर्थव्यवस्था संभालने को हुई, रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया। 10 महीने हो गए, 300 दिन गुजर चुके, युद्ध लगातार जारी है। युद्ध की वजह से तबाही जारी है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट पर गौर करें, हर दिन औसतन करीब 60 लोग मारे गए। युद्ध में अब तक 17,000 से ज्यादा लोगों की अपनी जान गंवा चुके हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हुए हैं। लाखों लोग यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने को मजबूर हैं। ऐसा नहीं है कि युद्ध की वजह से सिर्फ यूक्रेन तबाह हो रहा है। युद्ध की वजह से रूस का भी बुरा हाल है। दोनों देशों का हाल आज मैं आपको बताऊंगा। रूस यूक्रेन युद्ध का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। कहीं अनाज का संकट है तो कहीं गंभीर ऊर्जा संकट छाया हुआ है। ऊर्जा संकट की वजह से सर्दियों में यूरोप का बुरा हाल है। दुनिया का शायद कोई ऐसा देश होगा जो महंगाई की मार नहीं झेल रहा होगा। अमेरिका और ब्रिटेन के लोगों का महंगाई से बुरा हाल है। छोटे अफ्रीकी देशों में तो भुखमरी के हालात बने हैं। रूस यूक्रेन दुनिया की कुल गेहूं आपूर्ति में 30% खाद्य तेलों की लगभग 60% की हिस्सेदारी रखते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध कैसे दुनिया की टेंशन बढ़ा रहा है, यह आज आपको बताऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। दुनिया का सबसे बड़ा संकट कैसे टलेगा? युद्ध काल में संकट मोचक कौन होगा? युद्ध विराम किसी पहल से संभव होगा? इस वक्त यह सबसे बड़ा सवाल है और युद्ध की वजह से दुनिया 2 खेमों में बंट गई है। ऐसे में कौन सा ऐसा शख्स है जो दोनों खेमे को विश्वास जीत सकता है? अभी तक तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव गुटेरेस कोशिश कर चुके हैं। सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसी शख्सियत है जिनकी बात पुतिन सुन सकते हैं, जेलेंस्की सुन सकते हैं। पीएम मोदी की बातों का असर भी हुआ है। अमेरिका CIA चीफ यही बात कह रहे हैं। पीएम मोदी की पहल की वजह से दुनिया से परमाणु युद्ध का खतरा टला है। युद्ध काल में पीएम मोदी की संकट मोचक वाली भूमिका के बारे में आज आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। साल 2022 का संकट सबसे बड़ा, साल 2022 की सबसे दुखद घटना रूस यूक्रेन युद्ध। साल की शुरुआत में दुनिया ने कोरोना महामारी से राहत लेना शुरू किया था। कोरोना की वजह से लड़खड़ाती दुनिया की अर्थव्यवस्था ने पटरी पर लौटना शुरू किया था। 24 फरवरी 2022 को रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमला शुरू कर दिया। यूक्रेन पर रूसी सेना ने बम बरसाना शुरू कर दिया। वो दिन है और आज का दिन है। पिछले 10 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है। युद्ध लगातार जारी है। क्रिसमस के दिन भी दुखद खबर आई। रूस ने यूक्रेन के खेरसान पर फिर से हमला कर दिया। इस हमले में 10 लोगों के मारे जाने की खबर ने दुनिया को परेशान किया। रूसी सेना का हमला लगातार जारी है। यूक्रेनी सेना का पलटवार जारी है। मौत के इस खेल ने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हजारों की तादाद में लोग अपना जान गंवा चुके हैं। पूरी दुनिया युद्ध की चपेट में आ चुकी है। दुनिया के कई देशों में अनाज का संकट है।
दुनिया के कई देशों ने ऊर्जा का संकट है, हर वक्त हर किसी की सांस अटकी रहती है, कहीं तीसरा विश्व युद्ध तो ना शुरू हो जाए, विनाश के इस खेल का पूरा विस्तार पूरी दुनिया में ना हो जाए। हर कोई डरा हुआ है, बड़े देश पस्त हैं, छोटे देश सहमे हुए हैं और युद्ध की वजह से रूस और यूक्रेन की हालात खराब है। दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था बदहाल होती जा रही है। बावजूद इसके दोनों अड़े पड़े हुए हैं, दोनों नए पैतरे आजमा रहे हैं। रूसी सेना यूक्रेन को शहरों को खंडर में तब्दील कर रही है तो यूक्रेन की सेना भी पीछे है। अमेरिका और नाटो देशों की मदद से यूक्रेन की सेना मैदान में डटी है। कभी कभार यूक्रेनी सेना करारा जवाब भी दे रही है। कई बार दुनिया के ताकतवर देश रूस की डिप्लोमेटिक घेराबंदी का भी यूक्रेन कामयाब दिखता है, जिससे चिढ़कर रूस हमले तेज कर देता है, जानमाल को भारी नुकसान कर देता है। वॉर जोन में यही हाल चल रहा है। दोनों देशों की अकड़, दोनों देशों की पैतरेबाजी दुनिया को परेशान कर रही है। युद्ध का कहर कैसे दोनों देशों के साथ पूरी दुनिया की तबाही की ओर धकेल रहा है, आज मैं आपको कुछ आंकड़े के मदद के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। रूस यूक्रेन युद्ध 300 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक युद्ध में अब तक यूक्रेन के 17,595 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, यानी रूसी सेना के हाथों हर दिन 57 लोगों की जान जा रही है। कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के मुताबिक सितंबर 2022 तक यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को करीब 12,700 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई में लंबा वक्त लगेगा। विश्व बैंक के मुताबिक यूक्रेन की अर्थव्यवस्था इस साल में 35% सिकुड़ी हुई है। यूक्रेन को दोबारा संवारने के लिए 34,900 करोड़ डॉलर की जरूरत होगी। यह रकम युद्ध से पहले यूक्रेन की अर्थव्यवस्था के 1.5 गुना के बराबर है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। दुनिया की अर्थव्यवस्था दर घटकर 2.2% हो गई है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं, रूस को भी युद्ध में भारी नुकसान हुआ है। दसन की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी में शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन की सेना डेली औसतन 332 सैनिकों को खो रही है। एक्सपर्ट का कहना है कि यह एक बड़े स्तर की सैन्य विफलता है। आनन फानन में खराब ट्रेनिंग और हथियारों के साथ सैनिकों को मारने के लिए वॉर जोन में भेज दिया गया है। रूसी सैनिकों की मौत के आंकड़े अफगानिस्तान में हुए और रूस ने नुकसान को 6 गुना, इराक में हुए अमेरिका को नुकसान से 20 गुना ज्यादा है। यूक्रेन का दावा है कि इस युद्ध में 90,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं यूरोपीय यूनियन का कहना है कि रूसी हमले में 1 लाख से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। आईएमएफ के मुताबिक इस साल रूस की जीडीपी में 3.5% की गिरावट दर्ज की गई। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अलग अलग संस्थाओं के अलग अलग आंकड़े हैं। आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले 10 महीने से जारी युद्ध की वजह से दोनों देशों को भारी नुकसान हो रहा है। दोनों देशों के नागरिक मारे जा रहे हैं, दोनों देशों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि रूस यूक्रेन युद्ध किस स्तर पर लड़ा जा रहा है, युद्ध कितना खतरनाक होता जा रहा है, दोनों देशों की तरफ से वॉर पलटवार किस लेवल पर हो रहा है, इसे समझना होगा। नाटो के अधिकारियों के मुताबिक तालिबान के खिलाफ हुई जंग में उनकी तरफ से एक दिन में लगभग 300 के करीब गोले बारूद दागे गए थे, जबकि यूक्रेन के खिलाफ रूस ने लड़ी जा रही जंग में एक दिन में हजारों गोले बारूद दागे जा रहे हैं। यूरोपीय काउंसिल में डिफेंस एक्सपर्ट कैमिल ग्रांट के मुताबिक हथियारों के मामले में यूक्रेन एक दिन अफगानिस्तान के 1 महीने के बराबर है और गर्मियों में यूक्रेन की तरफ से एक दिन में आर्टिलरी में 6 से 7 हजार राउंड फायर किए जा रहे थे, जबकि रूस की तरफ से फायर किए जाने वाले राउंड की संख्या 40 से 50 हजार के करीब बताई जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 24 फरवरी को शुरू हुआ युद्ध लगातार दिन पर दिन विनाश की नई दास्तां लिख रहा है। रूसी सेना मिसाइलों की चोट से हर दिन यूक्रेन में तबाही के नए निशान बना रही है।
दो देशों का यह युद्ध पूरी तरीके से परेशानी बढ़ाता जा रहा है। युद्ध की वजह से अप्रैल में विश्व व्यापार संगठन के इस वर्ष दुनिया के व्यापार वृद्धि का पूर्वानुमान 4.7% से घटकर 3% कर चुका है। दोनों देशों में लगभग 50 देशों के खाद्य निर्यात में किया जा रहा है। दोनों देश दुनिया की कुल गेहूं आपूर्ति में 30% है। खाद्य तेलों में लगभग 60% की हिस्सेदारी रखते हैं। युद्ध की वजह से दुनिया में अन्न संकट गहराता जा रहा है। पूरी दुनिया में गंभीर रूप से भूख का सामना कर रहे लोगों की तादाद सिर्फ 2 सालों में दुगनी हो गई। जो महामारी से पहले 13.5 करोड़ थी, अब बढ़कर 27.6 करोड़ हो गई है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोप और मध्य एशिया के उभरते बाजारों को भारी नुकसान पहुंचा है। इस महायुद्ध के विकासशील देशों की विकास की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। युद्ध में फंसे रूस यूक्रेन दुनिया के बड़े क्षेत्रों में खाद्य और कच्चे तेल की आपूर्ति करते हैं, जिन पर संकट बढ़ता जा रहा है। तेल और खाद्य की बढ़ती कीमत परेशानी लगातार बढ़ा रही है। तेल के बाजार में खाद्य के दाम 30% से ज्यादा और बढ़ गए हैं। वर्ष 2020 में रूस ने 26 करोड़ टन कच्चे तेल का निर्यात किया था, जिसमें 13.8 करोड़ टन यूरोप में किया गया था। युद्ध के बाद से निर्यात बाधित है, जिसकी वजह से कच्चे तेलों की कीमत में जबरदस्त उछाल आया है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पूरा यूरोप गंभीर ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। पूरा यूरोप भीषण मंदी का सामना कर रहा है। यूरोप में भारी राजनीतिक उथल-पुथल का दौर जारी है। इटली में सत्ता परिवर्तन हो गया। ब्रिटेन में 2 प्रधानमंत्रियों की कुर्सी गंवानी पड़ी। 4 दशकों की रिकॉर्ड तोड़ महंगाई के बीच ऋषि सुनक ने सत्ता संभाली। ऋषि सुनक ब्रिटेन को कितना राहत दे पाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। मगर इस वक्त दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल, रूस यूक्रेन युद्ध में दुनिया को राहत कौन दिला पाएगा? कौन रूस और यूक्रेन के बीच समझौता करवा सकता है? युद्धकाल में कौन दुनिया में शांति का संदेश दे सकता है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि युद्ध की वजह से दुनिया पर गहराते संकट के बीच सबकी निगाहें किसी संकट मोचक की तलाश में है। युद्ध की वजह से जो खेमेबाजी हुई है, पूरी दुनिया 2 धड़ों में बढ़ गई है। इस वजह से परेशानी ज्यादा बढ़ गई है। अमेरिका, यूरोप दुनिया की राजनीति में दमदार दखल रखते हैं, लेकिन युद्ध में दोनों ही देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं। इसलिए शांति दूत की तलाश मुश्किल है। रूस कभी भी इन पर भरोसा नहीं कर सकता। युद्ध शुरू होने के बाद 4 लोगों के नाम युद्ध के सामने आए थे, जिन्होंने युद्ध विराम की घोषणा की थी, दोनों देशों को युद्ध समझाने की कोशिश की थी। वो 4 नाम तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन, फ्रांस के राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रों, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और चौथा नाम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। सबने कोशिश की, अभी तक दोनों को समझने की कोशिश नाकाम रही। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन हो, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों हो, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव गुटेरेसन हो, किसी ना किसी वजह से सारे लोग बात आगे नहीं बढ़ा पाए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का रियल रवैया इस काम में बड़ी वादा है। हद तो तब हो गई जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। उसी वक्त कीव पर रूसी सेना ने मिसाइल ताक दिया। इस सबके बीच विश्वसनीय नेताओं के रूप में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उभरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात रूसी राष्ट्रपति पुतिन सुनते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की बात यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की सुनते हैं। फरवरी में यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से कई बार बात कर चुके हैं। अभी तक कल सोमवार को जेलेंस्की और प्रधानमंत्री मोदी को फोन पर किया था। जेलेंस्की शांति के फार्मूले को लागू करने के लिए भारत का समर्थन मांगा है। जेलेंस्की ने G20 में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को तत्काल खत्म करने की अपील की है।
पीएम मोदी ने दोनों पक्षों को अपने मतभेद से दूर करने के लिए बातचीत की सलाह दी है। पीएम मोदी ने जेलेंस्की की शांति कोशिशों में भारत समर्थन का आश्वासन दिया है। इससे पहले 16 दिसंबर को पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की फोन पर बातचीत हुई थी। एक बार फिर से पीएम मोदी ने पुतिन को बातचीत और कूटनीति के आधार पर यूक्रेन संकट को सुलझाने की सलाह दी थी। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के एकमात्र राजनेता हैं जो भरी सभा में दुनिया भर की मीडिया के सामने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को युद्ध विराम की सलाह दे रहे हैं, जो पुतिन को समझा सकते हैं यह युग युद्ध का नहीं है। 16 दिसंबर को एससीओ के समिट के दौरान जब समरकंद में पीएम मोदी और पुतिन आमने सामने बैठे, सबने दुनिया भर की मीडिया खड़ी थी। पीएम मोदी ने पुतिन से कहा कि आज का युग युद्ध का नहीं है, आपसी मतभेद कूटनीति के तहत दूर करने का वक्त है। पीएम मोदी की बात पूरी दुनिया की मीडिया की सुर्खियां बनी। हर किसी ने इसकी सराहना की। राष्ट्र के आवाज के जरिए मैं आपको एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की वो बात सुनवाना चाहता हूं जिसकी चर्चा आज तक पूरी दुनिया में हो रही है। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बातें मैं करता रहता हूं, एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं, और पूरी दुनिया भी जानती है कि भारत के साथ रशिया का नाता कैसा रहा है और रशिया के साथ भारत का नाता कैसा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की सलाह पुतिन ने आराम से सुनी, बिल्कुल खारिज भी नहीं की। यही वजह है कि पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी की ओर से उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। युद्ध विराम की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी भूमिका को देखते हुए इस मसले पर विदेश मामलों के जानकारों की क्या राय है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो सुनवाना चाहता हूं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की जेलेंस्की से भी बातचीत हुई है और रशिया के प्रेसिडेंट से भी बातचीत की है। दोनों को हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने साफ तौर पर कहा है कि आज के माहौल में युद्ध एक्सेप्टेबल नहीं है और डिप्लोमेटिक कोई सोल्यूशन ही ढूंढनी पड़ेगी और डायलॉग के साधन से इसको सुनना पड़ेगा। इससे हिंदुस्तान जो है एक प्रिंसिपल इंटरलोक्यूटर या मॉडरेटर के रूप में उभरा है। हिंदुस्तान की छवि आसमान को छू रही है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री एक स्टेटमेंट की तरह उभरे हैं और साफ तौर पे अगर ये युद्ध रुकता है या सीजफायर होती है तो उसमें हिंदुस्तान का बहुत बड़ा रोल होगा और हिंदुस्तान जो है इन दोनों के नेगोशिएशन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर पाएगा। इससे G20 प्रेसिडेंसी के ऊपर भी हिंदुस्तान की छवि ऊपर उठेगी और साफ तौर पे आने वाले समय में यूक्रेन हिंदुस्तान के साथ फ्रेंडली हो जाएगा बनस्बत पाकिस्तान के साथ में, और रशिया भी जो है और हिंदुस्तान का साथ देगा बनस्बत पाकिस्तान या टू द एक्सटेंट चाइना। रूस यूक्रेन युद्ध से दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। युद्ध का हिंदुस्तान पर क्या असर हुआ है, इस पर जानकारों की क्या राय है, राष्ट्र के आवाज के जरिए मैं वो सुनवाना चाहता हूं। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर सप्लाई चेन जो है डिसरप्ट हो गई है। कमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं, फर्टिलाइजर्स प्राइसेस, ऑयल गैस प्राइसेस जो है सब इम्प्रूव हुई है। इससे बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान के ऊपर भी प्रभाव पड़ा है। सबसे पहले हमारी भी इकोनॉमी है कुछ हद तक बैठ गई है बनस्बत दूसरे देशों के, और अगर ये वॉर नहीं होती तो शायद हमारी इकोनॉमी तकरीबन 8 से 9% से ग्रो होती। दूसरा, इन्फ्लेशन कुछ बढ़ गया है। तीसरा, जो रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट है वो अभी हमारे हित में नहीं है। चौथा, हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को दर्शा दिया है कि अमेरिका और नेटो के प्रेशर के बावजूद और रशिया के प्रेशर के बावजूद
हमने एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी इख्तियार की है और हमने न्यूट्रल पोस्चर इख्तियार किया है। पांचवा, इस लड़ाई के दौरान में पाकिस्तान ने यूक्रेन की मदद की है, जिससे रशिया जो है और पाकिस्तान के रिश्ते नाते जो है उनमें काफ़ी से ज़्यादा एक सिस्टम से त्रुटि आई है, जिसका फायदा हिंदुस्तान को है। दुनिया की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। हिंदुस्तान सहित सधी चाल चल रहा है। अभी तक हालात ज्यादा नहीं बिगड़े हैं। यहां तो संकट मोचक साबित हुए हैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। युद्धकाल में दुनिया के लिए भी संकट मोचक साबित हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख विलियम्स जे वेंस की माने तो प्रधानमंत्री मोदी की दखल की वजह से ही परमाणु युद्ध का खतरा टला है। देखना होगा कि आगे युद्ध विराम की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी की कोशिशें कितनी कारगर साबित होती है, यह आने वाला वक्त बताएगा। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात।